इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, आपके प्रैक्टिकल का प्रोसेस क्या होगा, आपको कितने पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग इकट्ठे मिला के कह सकते हैं सिलेबस। तो आप किसी भी एग्ज़ाम में सफलता तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस की जानकारी न हो। तो आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आपके 5th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड का सिलेबस, हिंदी के पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ का सिलेबस विस्तार पूर्वक एक एक करके अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। तो आज हम आपको EDU 301 से रिलेटेड जो भी सिलेबस हैं उन सबको विस्तार पूर्वक एक एक करके समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से हो सके और आप अच्छे अंकों से पास हो सकें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपके 5th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है। इसका मतलब कि आपको जो 5th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट हैं वह कितने नंबर के होने वाले हैं। तो आपके शिक्षा शास्त्र का जो पहला पेपर है वह 100 नंबर का होने वाला है। इसका मतलब कि आपको 100 नंबर का परीक्षा देना पड़ेगा और यह 100 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाके ये 100 अंक हासिल हो पाएंगे। अब आप कहिएगा कि वे 3 स्टेप कौन कौन से हैं, बताइए, ताकि हम भी अपने एग्जाम में सफलता हासिल कर सकें। तो समझिए, इस 100 नंबर में से सबसे पहला स्टेप आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस को कहते हैं जिनमें आपको एक प्रश्न दिए रहते हैं और नीचे उसका 4 विकल्प दिया रहता है। उन्हीं चारों विकल्प में से सही उत्तर का चयन करके आपको उत्तर देना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर हम इसके संख्या की बात करें, मतलब कि प्रश्नों की संख्या, तो प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 40। इसका मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे 40 प्रश्न दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन का मान होगा 1.5 नंबर। और 1.5 नंबर के हिसाब से अगर 40 प्रश्न का आंकड़ा निकाला जाए तो टोटल होता है 60 नंबर। इसका मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का परीक्षा कितने नंबर का देना पड़ेगा, 60 नंबर का देना पड़ेगा। अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें तो दूसरे स्टेप में आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ऐसे प्रश्न को कहते हैं जिनमें आपको उसका उत्तर अपनी भाषा में या तो वर्णन करना होगा, या टिप्पणी करना होगा, या संक्षेपण करना होगा, या व्याख्या करना होगा, या उल्लेख करना होगा। इसका मतलब कि लॉन्ग आंसर टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कितने दिए जाएंगे, 6 प्रश्न दिए जाएंगे। आपको क्वेश्चंस 6 दिए जाएंगे, लेकिन उनमें से मात्र 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है और एक क्वेश्चन का मान कितना होगा, 5 नंबर। तो इसका मतलब कि आपको 5-5 नंबर के हिसाब से 3 प्रश्न बनाना होगा और 5 नंबर के हिसाब से 3 प्रश्न का आंकड़ा निकाला जाए तो टोटल होता है 15 नंबर। इसका अर्थ ये हुआ कि 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 15 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों जोड़ के कितना हुआ, 75 नंबर। तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इन दोनों का परीक्षा जाकर देना पड़ेगा वहाँ जहाँ आपका सेंटर पड़ेगा। तो सब मिला के आपका कितना हुआ, 75 नंबर। अब आप कहिएगा कि अभी कह रहे थे कि 100 नंबर का पेपर है और सब जोड़ने पे आ रहा है 75 नंबर, तब बाकी 25 को कहाँ से आएगा। तो बाकी 25 नंबरों को पाने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा और उसको हम लोग स्टेप 3 कह सकते हैं। और स्टेप 3 में क्या करना होगा, असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है कि आपको कॉलेज से कुछ प्रश्न या कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे जिनका उत्तर सुंदर लिखावट में अच्छा सा पेज पर फाइल बनाकर ले जाकर जब आप कॉलेज में जमा करेंगे तो उसके बदले में कितना नंबर मिलेगा, 25 नंबर। अब समझ में आया कि 25 नंबर कहाँ से मिलेगा, 25 नंबर कहाँ से मिलेगा, असाइनमेंट पर मिलेगा। अब जोड़िए, 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 15 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 25 नंबर का असाइनमेंट, सब जोड़ के कितना हुआ, 100 नंबर।
तो ये 100 नंबर का आपका पेपर होगा। तो ये है आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का मार्क्स का क्राइटेरिया। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वह कहाँ से दिए जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक हो, वे कहाँ से दिए जाएंगे, किन किन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो यही हैं वे 5 यूनिट्स जिनसे आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक हो। कि 5th सेमेस्टर के किसी भी तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे वे सब इन्हीं 5 यूनिट से रिलेटेड होंगे। इन्हीं 5 यूनिट के अंदर जो जो टॉपिक्स पढ़ना है उन्हीं से रिलेटेड होंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको करना ये है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। इस चैनल से अगर आप जुड़े रहिएगा तो इन 5 यूनिट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक होंगे, उन सबके ऊपर एक एक करके बैक टू बैक वीडियो विस्तार पूर्वक बनाकर आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, ताकि आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी आसानी से हो सके और आप अच्छे अंकों से पास हो सके। तो बस आपको करना ये है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो चलते फिरते में ही आपके 5th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र की तैयारी आसानी से हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस आपको करना ये है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपके 5th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र का जो पहला पेपर है उसका टाइटल क्या है, वह किस नाम से आएगा, उसका शीर्षक क्या है। तो शीर्षक का नाम क्या होगा, भारतीय शिक्षा में मील के पत्थर और नए आयाम। भारतीय शिक्षा में मील के पत्थर और नए आयाम, इसका मतलब कि भारतीय शिक्षा में कौन कौन से कमी हैं और नए आयाम के माध्यम से नए नए किस किस तकनीक का प्रयोग करके उसको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन्हीं सभी से रिलेटेड टॉपिक्स आपको पढ़ना है और इन्हीं टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 का नाम क्या होगा, भारत के मुख्य कार्यक्रम और शैक्षिक संस्थान। भारत के मुख्य शैक्षिक कार्यक्रम, इसका मतलब कि भारत में कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम हैं, शिक्षा से रिलेटेड कार्यक्रम हैं, कौन कौन से शैक्षिक संस्थान है, मतलब कि सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी शिक्षा को सुधार करने का प्रयास करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो क्या दिया गया है यहाँ, शैक्षिक संस्थान, माने कौन कौन से शैक्षिक संस्थान हैं, भारत के मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से हैं, भारत सरकार द्वारा कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम चलाए गए हैं शिक्षा को सुधार करने के लिए, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। तो ये हो गया आपके यूनिट 1 का नाम। और इस यूनिट के अंदर आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत पहले ये सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था शिक्षा को सुधार करने के लिए। तो सर्व शिक्षा अभियान हो गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी सरकार द्वारा चलाए जाने वाला एक प्रकार का अभियान है। इसके अलावा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या होता है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, किसने की थी, इसके क्या उद्देश्य थे, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 1 के अंदर। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन क्या है, इसको किसने लिखा है, यह क्या, इसका क्या अधिकार है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या महत्व है। इसके अलावा शांति निकेतन। शांति निकेतन भी ये क्या है, शिक्षण संस्थान है, एक प्रकार का शैक्षिक संस्थान है। वन स्थली विद्यापीठ। वन स्थली विद्यापीठ क्या है, यह कहाँ स्थित है, इसकी शुरुआत किसने की थी, यह क्यों शुरुआत किया गया था, इसके उद्देश्य क्या थे। इसके अलावा चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय क्या है, यह कहाँ स्थित है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका स्थापना किसने किया था, कब किया था। इन सभी पॉइंट से जुड़ी जानकारी आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा, यूनिट 1 के अंदर। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 का नाम क्या होगा, शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत किन किन टॉपिक्स को रखा गया है, शैक्षिक तकनीकी क्या होता है, शिक्षा से रिलेटेड कौन कौन से नए नए तकनीक का आविष्कार हुआ है, नए नए तकनीक का उपयोग आजकल किया जा रहा है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 2 के अंदर। जैसे पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, कंप्यूटर और इंटरनेट का शिक्षा में अनुप्रयोग। कंप्यूटर और इंटरनेट का शिक्षा में क्या उपयोग है, कंप्यूटर और इंटरनेट का शिक्षा में क्या योगदान है, उसका क्या उपयोग आजकल किया जा रहा है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, उससे क्या लाभ हो रहा है। इसके अलावा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या है, इसकी स्थापना कैसे की गई थी, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, कब की गई थी, किसने स्थापना किया था, इन सभी पॉइंट से जुड़ी जानकारी आपको कहाँ मिलेगा, यूनिट 2 के अंदर मिलेगा। इसके अलावा शैक्षिक तकनीकी के उपागम, शैक्षिक तकनीक के उपागम क्या होता है, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत कौन कौन से नए नए चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है, कौन कौन से नए नए प्रयासों को किया जा रहा है, किस तरीके से नए शिक्षा को आगे बढ़ाने की, बेहतर बनाने की प्रयास की जा रही है। इसके अलावा शैक्षिक तकनीकी के अर्थ, परिभाषा और दायरा, इसमें क्या चीज़ पढ़ना है, शैक्षिक तकनीकी के क्या अर्थ होते हैं, शैक्षिक तकनीकी के क्या परिभाषा होते हैं और उसका दायरा क्या होता है। इसका मतलब कि शैक्षिक तकनीकी जो आपके यूनिट का नाम है उसका अर्थ बताना है, उसका परिभाषा बताना है और उसका दायरा बताना है। दायरा माने सीमा, उसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है, उसकी क्या सीमाएँ हैं, उसकी परिभाषा क्या होगी, उसके अर्थ क्या होंगे, इसकी शुरुआत कब से की गई थी, कौन किया था, इन सभी पॉइंट से जुड़ी जानकारी आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा, यूनिट 2 के अंदर मिलेगा। तो अगर हम तीसरे यूनिट की बात करें तो तीसरे यूनिट का नाम क्या है, प्रयास और नवाचार। प्रयास और नवाचार क्या होता है, तो इसके अंदर भी कुछ आपको टॉपिक्स दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है और इन्हीं टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, एडुसेट। एडुसेट क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, यह शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाभ पहुँचाता है। एडुकैम्प क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, यह क्या लाभ पहुँचाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं। स्वयं कार्यक्रम क्या है, स्वयं SWAYAM सरकार द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है, इसका क्या उद्देश्य है। इसके अलावा ई पाठशाला, ई पाठशाला का नाम आप लोग सुने होंगे, आजकल खूब सोशल मीडिया का ज़माना है। ई पाठशाला क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से कैसे पढ़ाई की जाती है, ऑनलाइन क्लास कैसे चलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिए जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, ये सब किसके अंदर आएगा, ई पाठशाला के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स क्या है, यह क्यों किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या लाभ होने वाला है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या अनुप्रयोग है। तो इन सभी पॉइंट से जुड़ी जानकारी आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा, यूनिट 3 के अंदर मिलेगा। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 का नाम क्या होगा, सामाजिक सांस्कृतिक रुझान और शिक्षा। सामाजिक सांस्कृतिक रुझान और शिक्षा, इसका मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक और सांस्कृतिक रुझान कैसे है, लोग उसके तरफ किस प्रकार से आकर्षित हो रहे हैं, इन सब से जुड़ी पॉइंट कहाँ पढ़ना है, यूनिट 4 के अंदर पढ़ना है। जैसे इसमें भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट क्या है, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का नाम आप लोग सुने होंगे, सामाजिक विज्ञान में आप इसके बारे में पढ़े भी होंगे। तो महिला सशक्तिकरण क्या होता है, आजकल हर क्षेत्र में देख रहे हैं महिलाएं और पुरुष एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। आप देखे होंगे कि आजकल हर सेक्टर में जितना पुरुष काम कर रहे हैं उतना महिलाएं भी हैं। अगर किसी कंपनी में जाइए तो वहाँ भी देखिए पुरुष भी काम कर रहे हैं, महिलाएं भी काम कर रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण क्या होता है कि महिलाओं को भी नए नए तकनीक से अवगत कराना, नए नए तकनीक का उपयोग करना सिखाना। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से ही आज देश तरक्की कर रहा है और पुरुष का योगदान तो है ही, साथ साथ महिलाएं भी अपना योगदान दे रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा सोशल मीडिया के बारे में पढ़ना है। सोशल मीडिया क्या होता है, इसका क्या लाभ है, इसका क्या हानि है, इसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है, इन सब के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 4 के अंदर। इसके अलावा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, इसका क्या महत्व होता है, इन सबसे जुड़ी जानकारी आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा, यूनिट 4 के अंदर मिलेगा। अगर हम यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 का नाम क्या है, पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा क्यों जरूरी है, पर्यावरण शिक्षा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, पर्यावरण शिक्षा हमारे समाज के लिए क्यों जरूरी है, देश को बचाने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए, शुद्ध रहने के लिए, स्वस्थ और शुद्ध रहने के लिए क्यों जरूरी है पर्यावरण शिक्षा। तो इनसे जुड़ी पॉइंट्स कहाँ पढ़ना है, यूनिट 5 के अंदर पढ़ना है। और इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे पर्यावरण शिक्षा की क्या अवधारणा है, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या महत्व हैं। मतलब कि पर्यावरण शिक्षा देना क्यों जरूरी है, आखिर लोगों को यह शिक्षा क्यों देना जरूरी है। इसके अलावा ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत आप जानते होंगे कि यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है और वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है। यह हम जैसे पृथ्वीवासियों के लिए बहुत ही वरदान साबित होता है, क्योंकि सूर्य से निकलने वाले जो पराबैंगनी किरणें होते हैं ये क्या करते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं और हम जैसे पृथ्वीवासियों की रक्षा करते हैं। तो ओजोन परत का क्षरण जो हो रहा है उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसका क्या दुष्परिणाम होगा, इन सबसे जुड़ी पॉइंट्स आपको कहाँ पढ़ना है,
यूनिट 5 के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, जैसे आप आजकल देखे होंगे कि खूब गर्मी पड़ रहा है, पहले के तुलना में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। तो क्यों पड़ रहा है? ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या अर्थ है, उसको कैसे बचा कर रखा जा सकता है, इसे कैसे बचा जा सकता है, इसके लाभ और हानि क्या क्या होते हैं। इन सबसे जुड़ी पॉइंट्स को आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? यूनिट 5 के अंदर मिलेगा। तो ये थे आपके 5th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट के 5 यूनिट्स। इन्हीं 5 यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के टॉपिक हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये 5 यूनिट्स और उनसे जुड़ी जानकारियाँ बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।